इस कार्यक्रम को आयोजित करने में अखिल भारतीय स्तर के हमारे जितने ओबीसी समाज के नेताओं ने सहयोग किया है, आयोजन किया है, मैं उन सबों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और आप सब लोग जो इतने दूर से यहाँ इसमें आके भाग लेके इसको सफल बनाने का काम किए हैं, इसलिए आप सबों के प्रति भी मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, आप सबों का नमन करता हूँ। आपने हमारे साथी हंसराज अहीर जी का स्वागत भाषण सुना। भारत सरकार के मंत्री हैं, बड़े यशस्वी मंत्री हैं, बोलते कम है, काम ज़्यादा करते हैं। शरद जी को सुना, राजकुमार जी को सुना। बंधुओं, मैं 10:30 बजे से आके यहाँ बैठा हुआ हूँ। मैं तो सबसे पहले ओबीसी समाज से यही कहूँगा, बुरा मत मानना। हमारे बच्चे आज डिजिटल इंडिया में जा रहे हैं और उसमें समय की कीमत है। हम अपने काम को निर्धारित समय पर प्रारंभ करना सीखें और निर्धारित समय पर समाप्त करना सीखें। जो समय चला जाता है वो समय लौट के नहीं आता है। अमेरिका इसलिए दुनिया में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और सबसे ज़्यादा गतिशील है, इसलिए कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा समय की कीमत है। 1 मिनट में अमेरिका जिस सामान को बनाता है, उसी सामान को बनाने में रूस को 3 मिनट लगता है, चीन को 5 मिनट लगता है और हिंदुस्तान को वही सामान बनाने में 11 मिनट लगता है। हम कैसे पीछे नहीं रहेंगे? अगर जिस सामान को अमेरिका 1 मिनट में बनाता है, उसको हम आधा मिनट में जिस दिन बना लेंगे, उस दिन विश्व में सबसे शक्तिशाली राष्ट्र हम होंगे और विश्व में सबसे पूजनीय हम होंगे। इसलिए आपसे मैं प्रार्थना करूंगा कि समय की कीमत को जानो। दूसरा, ये आपका सम्मेलन गोष्ठी है, ये कोई पब्लिक मीटिंग नहीं है। और वक्ता आते हैं तो उसको ये पब्लिक मीटिंग समझ के जनसभा समझते हैं। अरे जनसभा करना हो तो अपने अपने जाओ, जितने पब्लिक मीटिंग करना हो, जनसभा करना हो, वहाँ करो, वहाँ सुनाओ। यहाँ कुछ राह की बात करो। मैं पिछड़े समाज के लिए सन 1959 में जब ग्राम पंचायत का प्रधान बना था, सन 60 में, तब से मैं लड़ते रहा, लेकिन मैं लड़ते रहा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में, कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में। संविधान बनने के बाद दलित समाज के उत्थान के लिए लड़ने वाले कई नेता हुए, राजनीतिक चेतना जागरण करने वाले हुए, लेकिन आप ओबीसी के समाज के लिए लड़ने वाले, राजनीतिक चेतना जागरण करने वाले, राजनीति में अगर हिंदुस्तान में कोई नेता आया था जिसने सारे हिंदुस्तान में केवल ओबीसी की बात किया, ओबीसी के लिए संघर्ष किया, नारा लगाया कि डॉक्टर लोहिया बांधे गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60, और उस राजनीतिक चेतना को जागरण किया, हम केवल वहीं तक सीमित रहेंगे जहां तक मेरा ओबीसी से संबंध है, हमारे अपने से। दूसरी बात कि हम कास्ट जाति नहीं हैं, हम वर्ग हैं। पढ़े लिखे विद्वान हो, हमारा है ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास। क्लास का मतलब होता है पेशा, कास्ट का मतलब होता है जन्म से। अनुसूचित जाति संविधान में जाति है, इसलिए उनकी एक अनुसूची बनी हुई है, शेड्यूल ट्राइब्स। एक जंगल में, पहाड़ में घूमने वाले ट्राइबल हैं, उनकी एक सूची है, वो सूचीबद्ध है। ओबीसी एक क्लास है, पेशा से। दूध का काम गाय पालने वाला ग्वाला होगा, मिट्टी का काम करने वाला कुम्हार होगा, लकड़ी का काम करने वाला बढ़ई होगा, लोहा का काम करने वाला लोहार होगा, सोना का काम करने वाला सोनार होगा, तेली पेरने वाला तेली होगा, खाना बनाने वाला हलवाई होगा। ये हमारे पेशा से हमारी ये बनी हुई है, इसलिए हम वर्ग हैं, वर्ग। अपने को क्लास समझो। चूंकि हंसराज जी ने अपनी भाषण में इसको थोड़ा इशारा किया था, चूंकि हमारी पेशा में जितने लोग लगे हुए थे, हम वह सब ओबीसी क्लास के पेशा को हिंदुस्तान में छोटा काम समझा गया।
और कलम चलाने वाले जो बाबू लोग थे उन्होंने अपने काम को बड़ा काम समझा। अर्थात जहां पसीना ज्यादा था वो समाज में छोटा था, और जहां पसीना नहीं था, केवल पैसा था, उसने समाज में अपने को बड़ा बना के रखा। ये ओबीसी और दूसरे का झगड़ा सही माने में आप समझो तो ये पसीना और पैसा का झगड़ा है। तीसरी बात, डॉक्टर लोहिया ने कहा कि नेता बनने के लिए 5 गुण चाहिए। आप सब नोट कर लो, 5 गुण। पहला, शिक्षा। दूसरा, दौलत। तीसरा, वाक्पटुता, बोलने की क्षमता। चौथा, कार्य करने की कुशलता। और 5वां, आपस में निभाने की क्षमता। हम कहीं अलग अलग हो, मैं नहीं कहूंगा कि सब एक पार्टी में चले आओ, अलग अलग पार्टी में भी रहो, लेकिन हमारा सम लक्ष्य और समबोध होना चाहिए। उपनिषद में एक कथा है, धर्मशास्त्रों में भी अच्छी बातें हो तो ग्रहण करना चाहिए। ये नहीं आंख मूंद के कहना चाहिए कि धर्मशास्त्र की जितनी बातें हैं सब गंदी है, सब ब्राह्मणवादी है। उसमें भी अपने लायक बातें हैं। एक बार देवता और दानव, देवता माने बड़े लोग और दानव माने छोटे लोग, ओबीसी दलित, इन सब के नेता लोग जैसे एमएलए एमपी रिप्रेजेंटेटिव है, ये सब गए ब्रह्मा जी के यहाँ भोज खाने। जो देवताओं दानवों के जो राजा थे उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी, सब दिन भोज में ये ऊंचे लोग देवता लोग पहले खाए और बाद में हम खाते हैं, इस बार हम लोग आगे खाएंगे, पीछे वो खाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि बहुत अच्छी बात, स्वीकार है, लेकिन एक शर्त है कि सबके हाथ में यहां से यहां तक लकड़ी बांध देंगे, सबको, देवता दानव दोनों को। पहले तुम खाओ, बाद में वो खाएंगे। दानव लोग पहले पत्तल बिछा के खाने गए, पत्तल पर नाना प्रकार के भोजन परोस दिए गए, लेकिन सबके हाथ में लकड़ी बंधी हुई थी। अब बताओ, जब हाथ में लकड़ी बंधी थी, डंटा, तो हाथ तो मुड़े नहीं, मुंह तक खाना आवे नहीं, सब अपने से मुंह ऊपर करके खाना डालने लगा। सबका चेहरा बिगड़ा, कपड़ा बिगड़ा, उठ के गए, खाया कुछ नहीं, बर्बाद किया सब। देवता लोग भोजन करने के लिए आए, उनके हाथ में भी लकड़ी बांध दी गई, वो आमने सामने पंक्ति लगा के बैठ गए, खाना परोस गया। इधर वाला उसके पत्तल से उठा के उसके मुंह में खिलाया, उधर वाला इसके पत्तल से उठा के इसके मुंह में खिलाया। दोनों भरपेट खा लिए, आराम से उठ के चले गए। ओबीसी में आप पार्टियों में रहते हो, लेकिन उसी तरह न खाते हो, न खाने देते हो, सबको बर्बाद करते हो। ऊंची जाति को केवल गाली देने से मत होगा, ऊंची जातियों के इन गुण को सीखना होगा कि वो अलग अलग रहते हुए भी एक दूसरे की मदद करते हैं भीतर भीतर, और अलग अलग पार्टी में रहते हुए भी अपने नेता को मरने नहीं देते हैं, उनको जिंदा करके बचा के रखते हैं। न जाने किस पेड़ का फल कब काम आ जाएगा, किस पेड़ का फल कब काम आ जाएगा। आखिर अलग अलग पार्टियों में रहने के बाद आज हंसराज अहीर और 3 यादव मोदी जी के राज में मंत्री बने हुए हैं, तो आखिर कुछ न कुछ उसने समाज के लोग घूमते फिरते उनके कोठी पर जाके बैठ के उस पेड़ के नीचे छाया में तो कुछ विश्राम कर लेते हैं ना। अगर ये 3 पेड़ वहां न होते तो मोदी जी के राज में पिछड़ी जाति के लोगों को विश्राम करने के लिए पेड़ कहाँ मिलता। आप अलग अलग रहो, लेकिन एक दूसरे को जिंदा रखना सीखो। लेकिन हम एक दूसरे को जिंदा रखना सीखते हैं कम, एक दूसरे का गला काटना सीखते हैं ज्यादा। अगर हम अलग हैं, वो अलग हैं,
तो हमारा पराया से कम दुश्मनी, लेकिन अपने लोगों से ज़्यादा दुश्मनी रखते हैं। क्या इस ओबीसी के इस राष्ट्रीय अधिवेशन में मेरे ओर से ये शिक्षा लेके जाओगे, सीख लेके जाओगे? लोकतंत्र है, लोकतंत्र में पार्टियां हैं, लोकतंत्र में नेता हैं। ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं, उसमें एक ही परिवार के एक भाई इधर चुनाव सरपंच के लिए लड़ता है तो दूसरा भाई भी लड़ता है, तीसरा भाई भी लड़ता है। लोकतंत्र में जहां वोट है वहां वोट के लिए आपस में प्रतिद्वंदिता भी रहेगी, सब लड़ेंगे। लेकिन मेरा केवल इतना ही है कि सब लड़ो, लेकिन आपस में लड़के मरो मत। हमारे दुर्गुण है कि हम आपस में लड़ते हैं और लड़ते लड़ते मर जाते हैं, शुंभ निशुंभ राक्षस के जैसे। शुंभ निशुंभ दो भाई राक्षस था, उसको वरदान था कि तुम किसी से नहीं मरोगे, मरोगे तो एक दूसरे से मरोगे, नहीं तो कोई नहीं मारेगा। दुर्गा जी उनके सामने में अति सुंदरी बन के गई, दोनों ने कहा हम शादी करें, हम शादी करें। तो उन्होंने प्रस्ताव रखा कि तुम दोनों लड़ो, जो जीतोगे उसी से मैं शादी करूंगी। दोनों भाई आपस में लड़ पड़े, लड़ते लड़ते पत्थर उठाया, दोनों ने दोनों के सर पर पत्थर मारा, दोनों के मार से दोनों भाई मर गए। दुर्गा जी की यही कहानी है कि बुद्धि से वो जानते थे कि दोनों ऐसे मरेगा। अब लोग कहते हैं कि उन्होंने छल किया, हम कहते तुमने मूर्खता क्यों की? अरे अपनी मूर्खता पर रो, दूसरे के ऊपर में अपनी मूर्खता की बदनामी मत दो। हम रोए अपनी अज्ञानता पर, हम रोए अपनी मूर्खता पर। और एक बात और कहूंगा, डॉक्टर लोहिया कहते थे केवल हिंदुस्तान में जन्म की विषमता नहीं है, अर्थ की भी विषमता है ना। अपने ही जात का धनी आदमी, अपने ही जात का धनी आदमी अपने ही गरीब को बराबरी में बैठने नहीं देता है, अब पराये जात के धनी को बराबरी में बैठाता है। ये भी विषमता है ना। हमें ये लड़ाई लड़नी चाहिए कि जो आर्थिक विषमता है वो भी मिटे और जो सामाजिक विषमता है वो भी मिटे, पिछड़ा अगड़ा दलित का भेद है वो भी मिटे, लेकिन बिरला अंबानी और एक निर्धन के बीच भेद है वो भी मिटे। जब हम गरीबी को मिटाने चलेंगे तो हमारे समाज के कई लोग तब उस अंबानी के खेमे में जाके खड़े हो जाएंगे, क्योंकि तब उनके हित का टकराव हो जाएगा। इसलिए लड़ाई एक नहीं है, लड़ाई अनेक है। समय का अभाव है, मैं केवल इतना ही कहूँगा। क्या हो, आप पिछड़ी जाति के पिछड़े वर्ग के जितने लोग हैं दलित समाज के, समाज में चाहते हो, किसी के पास में दौलत का ढेर है, किसी के पास में नहीं है। एक काम करो, नारा लगाओ, सब मिलकर के संघर्ष करो, हिंदुस्तान में एक वातावरण बनाओ, खेती नौकरी और व्यापार, एक आदमी एक रोजगार। रोजगार की कोई कमी रहेगी क्या? लेकिन इस लड़ाई को हम कम लड़ेंगे। अगर लड़ेंगे तो इससे सबसे ज्यादा पिछड़ी जाति के लोगों को अपने आप फायदा हो जाएगा, बिना कहे हुए पिछड़े वर्ग को। आखिरी में कहूंगा कि महात्मा कर्पूरी ठाकुर नाई के बेटा थे, उन्होंने हाई स्कूल तक का फीस माफ किया। मैंने उनको कहा कि हाई स्कूल का फीस माफ कर दिए, सबका माफ कर दिए। उन्होंने कहा हुकुम दे भाई, हम सबका फीस माफ कर दिए, लेकिन जब सबका माफ होगा तो उसमें सबसे ज़्यादा पिछड़ी जाति को ही लाभ होगा, क्योंकि उनकी संख्या सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर आके हम मार खड़ जाते हैं, हम संकीर्ण हो जाते हैं। नहीं, हमें किसी से लड़ना है तो उसके आगे जाके रेखा खींचनी पड़ेगी, और उस रेखा को खींच करके तब हम बराबरी में आ सकते हैं। इसलिए आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है, यहाँ से एक संदेश लेके जाइए कि हम जाएंगे। अभी राजकुमार सैनी जी बोल रहे थे, हम किसी पिछड़े वर्ग के नेता को मानने के लिए तैयार है, पूजने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर वो पिछड़े वर्ग का नेता के नीति से भी
अगर अंबानी का समर्थन होता हो, पूंजीवाद का समर्थन होता हो, अगर पूंजीपति का समर्थन होता हो, तो उसे इन तमाम गरीबों को हम जब सोचे तो हिंदुस्तान के 80% पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, जिनको दलित पिछड़े कहते हैं, उनमें सबसे अधिक गरीब है, निर्धन है, निर्बल है। एक छोटा सा उदाहरण मैं प्रचार के लिए नहीं बताता हूँ। उज्ज्वला योजना में जब गैस बांटने का काम हुआ, मैं गया गरीबों के बीच में बांटने के लिए। उसमें गरीब महिलाओं को जब देखता था तो उससे सबसे ज़्यादा पिछड़े और दलित समाज की महिलाएं रहती थी, क्योंकि बीपीएल के नीचे वाले महिलाओं को मिलता था, लेकिन वो सबके लिए था। लेकिन सबसे ज़्यादा गैस का कनेक्शन वो पिछड़े और दलित घर की गरीब महिलाओं को मिलता था। हमने कहा सबको देंगे, लेकिन हमने लाभ पहुंचाया उन पिछड़ों दलित को ज़्यादा, क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा है। इसलिए नीति ऐसी बने कि जब सबका साथ कहेंगे, सबका विकास कहेंगे, तो सबसे ज़्यादा संख्या मेरी है, हमारा विकास सबसे ज़्यादा स्वतः ही हो जाएगा। अगर कोई लड़ना चाहे तो उनसे बड़ी रेखा खींच करके लड़िए, कभी उससे छोटी रेखा खींच के मत लड़िए। पिछड़े वर्ग के लोग हैं, आपस में मिलिए, कोई दल से कहीं हो, एक दूसरे का सहयोग कीजिए। आखिर पिछड़ा तो पिछड़ा ही है ना। हुकुमदेव नारायण यादव पिछड़ा है, शरद यादव जी पिछड़े हैं, लालू यादव पिछड़े हैं, मुलायम सिंह जी पिछड़े हैं, राजकुमार सैनी पिछड़े हैं, मैं नाम गिना के कह रहा हूँ। तो आखिर नरेंद्र मोदी भी तो पिछड़े हैं। तो कोई आदमी कहता हम नरेंद्र मोदी को पिछड़ा नहीं मानेंगे, तो भाई हम भी तुमको पिछड़ा नहीं मानेंगे। पिछड़े में सम लक्ष्य समबोध बनाओ। अगर सब पिछड़ा तो उसी तरह नरेंद्र मोदी भी पिछड़ा है, पिछड़े वर्ग का है। कुछ देंगे तो मानेंगे। अगर पिछड़े वर्ग में भी कोई अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने खानदान के लिए और अपने कुल कुटुंब के लिए ही करता है, तो वह कभी पिछड़ा का हितैषी नहीं होगा। पिछड़ा का हितैषी वही होगा जो अपने कुल परिवार को बाद में देखेगा, समाज को पहले आगे देखेगा। वो सबसे ज़्यादा राष्ट्र का कल्याण होगा। मैं अपनी बात खत्म करते एक बात कहता हूँ। डॉक्टर लोहिया कहा करते थे, हुकुम बहादुर, हुकुम चंद, एक बात याद रखना, पिछड़ी जाति में ऐसा नेता हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनेगा जो पिछड़ी जाति में पैदा लेगा, लेकिन केवल पिछड़ों का नेता नहीं होगा, वो संपूर्ण राष्ट्र का नेता होगा, तभी वो भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। पिछड़ा का होगा लेकिन संपूर्ण राष्ट्र का होगा। ऐसे विशाल व्यक्तित्व की आवश्यकता है। ऐसे विराट व्यक्तित्व बनाइए। हम चूक गए, पिछली पीढ़ी के चूक गए। नए नौजवान डिजिटल इंडिया वाले हो, व्हाट्सएप वाले हो, स्मार्टफोन वाले हो, आप टेक्निकली लड़ाई लड़ते हो। टेक्निकल के युद्ध में आप उस युद्ध में आगे आओ और अपने दुश्मन को परास्त करके तुम अपना विजय पताका फहराओ। आज हम विज्ञान में, ज्ञान में, तेजस्विता में, ओजस्विता में, क्षमता में, योग्यता में हम आगे बढ़ के, ईमानदारी में हम आगे बढ़ के जाए कि हमारी ईमानदारी पर भी कोई उंगली उठाने वाला न हो, तब इस पिछड़ा का महान कल्याण हम कर सकेंगे, साथ साथ राष्ट्र का। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबों ने मेरी बात को सुनने का कष्ट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मैं पिछड़ा का, समाज के साथ पिछड़ा को चलाना चाहता हूँ और पिछड़ा के साथ समाज को चलाना चाहता हूँ। समाज और पिछड़ा समरस बने, सब जाए तो जाए, लेकिन पिछड़े वर्ग के लोग आप अपने में जाति तोड़ के शादी करना शुरू कर दो। पहले आप एक बनो ना, तो सब पिछड़ा वर्ग के लोग जाति में शादी मत करो, सब आपस में, सभी पिछड़ा वर्ग एक दूसरे में शादी करो, तब ये जातियां मिटेगी और एक बड़ा पिछड़ा वर्ग बनेगा, तभी ये वृत्त बड़ा बनेगा। तब आप जितने बड़े बनोगे उतना आपका जस होगा, काम मिलेगा। एक ये संकल्प लेके जाओ। नए जमाने नए नौजवान से कहना है, हम नहीं कर पाए, आप बढ़ो, आगे बढ़ो, सबको एक करो, सबसे अंतर जातीय विवाह कराओ, पिछड़े वर्ग को एक विराट रूप में खड़ा करो, वही नया हिंदुस्तान बनेगा। एक न एक दिन आप दुनिया में पूजित होगे। धन्यवाद।